नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों। तो भाई आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि जो हमारा ये YouTube चैनल है वो आज 40K यानी कि 40,000 सदस्यों की एक फैमिली बन चुका है। इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। आप सभी के प्यार और विश्वास से आज हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि 40,000 बच्चों का एक विश्वास जो मुझ पर बना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो विश्वास हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसके लिए मैं आज अपनी माँ से भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आप लोगों के विश्वास को ना तोड़ूं, और आगे भी फ्यूचर में आप लोगों के लिए इस तरह की फ्री क्लासेस लाता रहूं। हालांकि क्लासेस लाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तबीयत कई बार साथ नहीं देती। आज भी मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं किस तरह की है, थोड़ी बदली मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों में पता नहीं क्या ऐसा है कि मुझे ना चाह के भी मैं कोशिश करता हूँ कि यार छोड़, तबीयत खराब है, क्या करेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के साथ कि नहीं यार, बच्चों का एग्जाम है, वो पढ़ाना भी है, कैसे न कैसे करके आपके लिए मैं क्लास जो है मैनेज करता हूँ। ठीक है, और आगे भी होप सो कि ऐसा कंटिन्यू रहेगा। बस आप लोग कैसा फील करते हैं मेरी क्लासेस के साथ, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए किसी की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। ठीक है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर बोर्ड पर खड़े होकर आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ाना, आपके दिमाग में कंसेप्ट को डालना, और आपको आपकी लाइफ में सक्सेस बनाना। बस इतना सा मेरा एक मेन मोटिव है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें हो गई हैं थोड़ा सा, और आज जो है हम प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। एग्ज़ाम अब नज़दीक आता जा रहा है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम पड़ी है। कभी आप नीचे कमेंट करके पूछते रहो सर एग्ज़ाम कब होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। अभी कुछ नहीं पता है, जब भी होना है वो सबके लिए होना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट का होगा, वो सबके लिए होगा, चाहे वो नेक्स्ट वीक में हो या जब भी उसकी डेट आती है। ठीक है, तो उसके लिए आप अभी से पैनिक ना हो, आपका काम सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है। उस तैयारी को आप किस मुकाम तक ले जा चुके हो वो आज की क्लास से आप जजमेंट कर सकते हैं कि आज की इस क्लास में हमने सभी प्रीवियस ईयर पेपर से जो है वो क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं। इसी के साथ फिर क्लास को शुरू कर लेते हैं, और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का माध्य 22 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। द मीन ऑफ 8 numbers is 22 if one number is excluded, then their mean is 16, द एक्सक्लूडेड नंबर इज। देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए जो आप मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों को अच्छा लगता है, वो मेथड क्या है। कह रहे कि 8 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल होना, यानी कि 8 के 8 नंबर 22 22 22 है, यानी कि पहला नंबर भी 22 है, दूसरा भी, तीसरा भी है, इस तरह 8 के 8 नंबर के हैं 22 है। तो अगर 8 नंबर के पास 22 22 22 है तो इनका टोटल कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना है इनका टोटल 176, यानी कि इनके पास टोटल 176 है। फिर कह रहे हैं यदि एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या अब 8 से कितनी हो गई, 7 हो गई। तो कह रहे हैं इनका एवरेज अब 16 हो गया, यानी कि जो पहले 22 22 था अब वो सबके पास 16 16 रह गए। ठीक है, तो 7 के पास अगर 16 16 है तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 112। ठीक है, यानी कि अब इनका टोटल इनके पास कितना है, 112। तो अब इनका जो डिफरेंस है वही आपका आंसर होगा। 6 में से 2 गए 4, 7 में से 1 गए 6, तो 64 ये वो है जो संख्या यहां से हटाई गई है। तो यही पूछ रहा था, हटाई गई संख्या क्या होगी, तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 64, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक तो तरीका है ये, लेकिन इस तरीके में हालांकि इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल है, इजी है। लेकिन अगर यहाँ पर ये नंबर ज्यादा होते, मान लो ये 28 होते, ये 27 होते, तो उस सिचुएशन में ये मल्टीप्लाई इतनी आसान नहीं होती। तो फिर इसका एक दूसरा छोटा मेथड भी है जिसको आप ट्रिकी अप्रोच से लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिकी अप्रोच इसकी क्या है, तो उसके लिए बस मुझे ध्यान से सुनिएगा, आप इस टाइप को आसानी से सीख जाएंगे। क्या है कि 8 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो आपने जो भी पहले नंबर पे एवरेज दे रखा है उसको आपने लिख देना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 22, तो आपने सबसे पहले 22 लिख। फिर अगर एक संख्या हटा दी जाए, तो अब पहले संख्या 8 थी, एक हटा दी, अब टोटल संख्या कितनी रहेगी, 7।
तो यहाँ पे आपने लिखनी है टोटल संख्या। इस क्वेश्चन में एक संख्या हटाई है तो ये 7 हो गई, अगर एक जोड़ देते तो फिर यहाँ पे फिर आपने 9 लिखना था। ठीक है, सिंपल से वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब जैसे ही एक संख्या हटा दी, फिर देखो नया एवरेज कितना हो गया, नया एवरेज हो गया 16, यानी कि पहले था 22 अब हो गया 16। तो ये क्या हुआ, घटा कि बढ़ा? तो तुम कहोगे सर जी ये तो 6 जो है वो कम हो गया। ठीक है, जितने से भी कम हो या ज्यादा हो वो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला जितने से भी एवरेज घटे या बढ़े, दोनों में से कुछ भी हो उसको आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब एक आखिरी स्टेप आता है कि इनके बीच में क्या साइन लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी के हटाने से, तीन तरह की कंडीशन बनती है, किसी को शामिल करने से, किसी के हटाने से, या तीसरी कंडीशन होती है किसी के रिप्लेसमेंट यानी कि अदला बदली करना। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये सेकंड केस है। अगर किसी के हटाने से एवरेज घटे, देखो यहाँ पे क्या है, पहले एवरेज 22 थी अब 16 हो गई, तो एवरेज घट गई ना, कितनी घट गई 6, जितनी घट गई वो तो मल्टीप्लाई होगी। लेकिन घटी एवरेज तो यहाँ पे उल्टा करना है, जब केस हटाने वाला आ जाएगा यानी कि सेकंड केस आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहला है ऐड होने वाला, दूसरा है हटाने वाला, और तीसरा है रिप्लेसमेंट। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में याद रखो बस, यही तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इस केस में अगर एवरेज बढ़े तो प्लस, एवरेज घटे तो माइनस। ठीक है, एवरेज बढ़े तो प्लस, एवरेज घटे तो माइनस। ठीक है, ध्यान रखना ये एवरेज बढ़ने और घटने के लगा रखे मैंने, एवरेज बढ़ेगा तो प्लस, एवरेज घटेगा तो माइनस। सेम काम इस रिप्लेसमेंट में भी, एवरेज बढ़े तो प्लस और घटे तो माइनस। ये प्लस माइनस कहाँ की बात कर रहा हूँ, जो अभी यहां पर हमने लगाना था, ये जो पोर्शन पे हमने खाली छोड़ा था ना, यहां जो लगेगा वो इस साइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, हटाने वाले केस में जब कोई हटा दिया जाए तो उस सिचुएशन में अगर एवरेज बढ़े तो माइनस और एवरेज घटे तो प्लस। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, काम सारा आसान हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में एवरेज घटा है, हटाने वाले केस में अगर एवरेज घटता है तो क्या साइन लगाना है, प्लस का करना है। बस आपका आंसर आ चुका है 22 + 42, अगर आप करते हैं आंसर बिकम 64। तो अब आप खुद ही देख सकते हो हमने कितनी मल्टीप्लाई यहां पर की है। ठीक है, तो ये बात क्वेश्चन एक थी, लेकिन मैंने दो बातें और बता दी। इससे जुड़े अगर ये दो टाइप भी आते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक साइड और हट जाता हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट आए हुए थे कि सर क्वेश्चन जब पूरा हो जाए तो साइड हट जाया करो, हम एक बार स्क्रीनशॉट उसका ले लें। ठीक है भाई, तो बिल्कुल, और भी ऐसी कोई बात है आपके मन में तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि दो संख्याओं का योग 352 है तथा उनका एचसीएफ 32 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? संभावित जोड़े का मतलब ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है जिनका टोटल करूं दो नंबर का 352 आ जाए और उनका एचसीएफ जब भी निकालूं वो 32 आना चाहिए। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 352 एंड देयर एचसीएफ इज 32, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था कि अगर संख्याओं में से एचसीएफ निकला होता है तो हम संख्या किस हिसाब से मानते हैं, 32A एंड 32B। ठीक है, एचसीएफ के साथ ए और बी हमने ले लिए हैं। ये कंसेप्ट मैं पहले की क्लासेस में सिखा चुका हूँ, 8 क्लासेस इससे पहले हमने कर लिया, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। फिलहाल इस टाइप को याद रखें कि कैसे करना है। अगर संख्याओं में से एचसीएफ निकल गया तो पीछे वो कैसी बचती है, को प्राइम, यानी कि यहाँ पर ए और बी जो है वो कैसे हैं, को प्राइम है। इसको क्या बोलेंगे, सह अभाज्य। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सह अभाज्य। तो ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है, यानी कि ऐसे दो नंबर हैं जो किसी एक नंबर से नहीं करते हैं एक्सेप्ट वन। ठीक है, वन को छोड़ के, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4 और 6, ये दोनों नंबर दो से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो दोनों दो से कटे तो इसका मतलब एचसीएफ तो दो हो गया। दोनों दो से कटे इसका मतलब एचसीएफ तो दो हो गया। लेकिन ये फर्दर जो है ये अब नहीं कट रहे, तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये फर्दर एक से तो कट रहे हैं, एक दूनी दो, एक तिया 3, लेकिन एक के अलावा कोई ऐसा फर्दर नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। इन्हीं को बोलते हैं हम को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हैं ये को प्राइम लिखे। और देखो फिर से एचसीएफ इंटू ए करेंगे तो नंबर आ जाएगा, देखो एचसीएफ क्या है, दो, दो गुना ये ए करेंगे यानी कि 2 गुना 2 करेंगे फिर से नंबर आ जाएगा 4, 2 गुना 3 करेंगे फिर से नंबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमने नंबर ले दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का सम 352 है, तो मुझे बताओ पहली संख्या है 32 है, दूसरी है 32 भी, इनका सम कितना है 352। तो यहाँ से 32 कॉमन आ जाएगा,
a प्लस बी इक्वल टू 352, और यहाँ से a प्लस बी दिस इज 352 डिवाइड बाई 32। 32 से काटूंगा तो 32 एकम 32 और 32 एकम 32, 11 पे कट रहा है। ठीक है भाई, 11 पे कट रहा था। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये सारा कंसेप्ट सिखाया है मैंने, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आता है तो सीधा आपने सीधा a प्लस बी लिख के इस सम को HCF से डिवाइड कर देना, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए और बी दो वैल्यूज आपने ऐसी लेनी है जिनका टोटल आ जाए 11 और दोनों नंबर होने चाहिए ऐसे, यानी कि कोप्राइम। तो तुम देखो क्या होगा, ए की वैल्यू मैंने ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली मैंने 10, 1 और 10 कितना बनेगा 11। ठीक है, दोनों कोप्राइम भी है। ए की वैल्यू को 2 ले लूं, इसको मैं 9 ले लूं, अब भी तो टोटल 11 है। इसको 3 ले लूं, इसको 8 ले लूं, अब भी तो टोटल 11 है। इसको 4 ले लूं, इसको 7 ले लूं, अब भी टोटल 11। इसको 5, इसको 6, अब भी टोटल 11। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, बस और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं, आगे तो रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो यहाँ पे टोटल ए और बी के कितने पेयर बने आप देखो, तो तुम कहोगे सर जी 1 2 3 4 5, तो टोटल बने हैं 5 पेयर, यानी कि ऐसे 5 जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है, 5। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, और आपसे कोई पूछे बोला वो नंबर कैसे होंगे, तो फिर क्या करना, 32 इंटू ए, तो 32 एकम 32, और 32 गुना 10 करेंगे 320। ये आ गया वो पेयर, यानी कि ये पहला वो पेयर है जिसको मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा 352। देखो ऐड करके देखो 352 आ रहा है, और इनका HCF निकाल के देखना, दोनों 32 से मल्टीप्लाई करके नंबर बने तो 32 से कटेंगे, जाहिर सी बात है, तो HCF भी 32 आ रहा है। ठीक है, तो बाकी के आपको नंबर भी चेक करने, तो 32 से गुणा करके आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, ये लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 44% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर? तो देखो यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं भाई, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा। स्टेटमेंट पढ़े और लिखना शुरू कर दे। इसने बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से, तो आपने तीसरी संख्या को 100 मान लेना है। सीधी सी बात भाई, तीसरी को क्या मान लिया 100। अब दो संख्या इस तीसरी संख्या से 30% और 44% कम है। अगर एक नंबर 100 है तो 100 से 30% कम होना, यानी कि 100 से 30 कम होना, यानी कि ये नंबर कितना हुआ, 70 हो गया। ठीक है, 100 से 44% यानी कि 44 कम होना, देखो 100 का 44% निकालोगे तो 44 ही आएगा। ठीक है, क्लियर? तो इससे 44% यानी कि 44 कम हो जाएगा, तो कितना बनेगा 56। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक की बात? तो अब कह रहा था ये दोनों संख्या हमारे पास आ चुकी है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, यहां पर ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से किसके साथ लगाया, पहली से, तो इसको तो नीचे रख दो, पहले तो इसका काम खत्म कर दो, परसेंटेज बनाने के लिए इसको कहां रख दो, नीचे रख दो। ठीक है, अब वो बोल रहा है पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। मुझे बताओ क्या 56 70 से कम है, तो तुम कहोगे सर जी बिल्कुल कम है। मैं पूछूं कितनी कम है, तो तुमने कहा सर जी 14 कम है। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं कितने परसेंट कम है, तो तुम कर दोगे 100% से मल्टीप्लाई, किसी को अच्छा नहीं लगता तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे कटाइए 7 से कटाइए 2 पे, तो आंसर आ गया 20। यानी कि ये जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से 20% जो है वो कम है, यही पूछ रहा था, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में ये बोलता कि सेकंड नंबर यानी कि 56 पहले नंबर का कितने परसेंट है, ध्यान दीजिए अब की बार मैंने बोला कि सेकंड नंबर पहले नंबर का कितने परसेंट है। ठीक है, तो जिसके साथ से या का लगेगा उसको आपने हमेशा परसेंटेज में नीचे, और डिफरेंस कब लिखना है ऊपर, यहाँ पे 56 और 70 का मैंने डिफरेंस लिखा था, जब भी बोलेगा कितने परसेंट कम या ज्यादा है। ठीक है, तो कम या ज्यादा की बात करेगा तब ऊपर डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लास के एंड में जो है वो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं,
ठीक है, तो जो पीजीटी टीजीटी और इवन आजकल तो पीआरटी में भी क्वेश्चन जो है वो लेवल अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, नई नई बातें जानने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द रूट 43 माइनस 12 रूट 7 माइनस 2 अपॉन 16 प्लस 6 रूट 7 की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पर ये जो चीज लिखी है, पहले इसको सोल्व करना सीख लीजिएगा। यहाँ लिखा है 43 माइनस 12 रूट 7 अंडर द रूट, ये लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका जान लीजिएगा। यहाँ पहचान कर लो भाई, रूट के अंदर रूट अगर हो तो यहाँ पे हमें रूट के आगे दो चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर दो तो लिखा हुआ है, ऐसा वाला दो नहीं, मतलब यहाँ दो लिखा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 12 को 2 गुना 6 लिख दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे दो चाहिए था, इसीलिए मैंने दो में ब्रेक किया। कई बार ये ऐसे नंबर भी होते हैं जिसमें ये दो से नहीं कटता, तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ दो से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो एक अलग टाइप बनती है। फिलहाल के लिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे दो चाहिए था, यानी कि इस 12 को मैंने लिख दिया 2 गुना 6। दो तो मुझे चाहिए यहाँ पे, ये 6 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इस 6 को मैं भेज दूंगा अंदर। तो जैसे ये 6 अंदर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 7 तो पहले से रखा हुआ है, जैसे ये 6 अंदर जाएगा ये क्या बना जाएगा, 36 बन जाएगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा, बोला ये क्या भाई, ये अंदर जाके 36 कैसे बन गया। फिर से दिमाग लगाओ, इस 36 का रूट इसके रूट के अंदर है, 36 का रूट निकालेंगे तो बाहर फिर से 6 आ जाएगा। ठीक है, बाहर 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 ही बन जाएगा। तो मुझे दो चाहिए था, मैंने दो यहाँ पे रख दिया है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये था पहला काम, कि यहाँ रूट के अंदर रूट है तो यहाँ दो लाना है, कैसे आएगा वो आपने देखना। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ अंदर में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये ऐसे दो टुकड़ों का प्रोडक्ट बनना चाहिए जिनको ऐड करके ये बन जाए। फिर से सुनो इस बात को, मैंने क्या बोला, देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, या तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने बताया कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी नंबर है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके बनेगा उसके दो टुकड़े ऐसे बनने चाहिए कि उनका टोटल ये अगर आ जाए, तो आप सीधा क्या करना, बड़े नंबर पे रूट लगा के आगे लिख देना और छोटे पे रूट लगा के पीछे लिख देना। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। देखो 36 और 7 7 43 बन रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं है भाई, 36 और 7 ऐड करेंगे 43। इन दोनों टुकड़ों का टोटल ये बनना चाहिए। तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 36 को आगे लिख दो बड़े नंबर को, छोटे को पीछे लिख दो और रूट लगा देना। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 36 का रूट 6 माइनस में रूट 7, तो इसका आंसर जो है वो आपके सामने आ चुका है 6 माइनस रूट 7। तो हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करो और इस नीचे वाले पोर्शन को फटाक से सोल्व करो। ये क्या लिखा है, 16 प्लस 6 रूट 7 अंडर द। ठीक है, फर्दर देखो, दो तिया 6, आप करो पॉज करके करना आपने। इसको लिखूंगा 16 प्लस में 2 और रूट के अंदर ये 3 तिया 9 अंदर चला जाएगा और ये 7 पहले से ही है। ठीक है भाई, 3 तिया 9 अंदर चला गया, 7 पहले से, तो 9 और 7 16 बन गया, यानी कि दोनों टुकड़े ठीक है। आप क्या करेंगे, रूट 9 प्लस है तो प्लस 7, और इसको लिखेंगे दिस इज 3 प्लस रूट 7। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास सोल्व करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, दिस इज 6 माइनस रूट 7, फिर बीच में क्या है, माइनस है, फिर 2 अपोन में इसका सेकंड वाले का आंसर क्या है, दिस इज 3 प्लस 7। ठीक है, इतनी बात आई समझ, क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो सोल्व हो गया था, लेकिन इसको सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण। ये प्लस है तो माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई, माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, क्लियर है? इसको लिखा एज इट इज माइनस में, 2 इंटू में, ये एज इट इज आ गया। और नीचे में क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, इससे कटाइए, 3 का स्क्वेयर क्या बनेगा, 9, 3 का स्क्वेयर क्या बनेगा, 9। ठीक है, तो 9 माइनस 7 कितना आ गया, 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है 9 और यहाँ स्क्वेयर से रूट कट गया तो बच गया 7। क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया। ठीक है, ये बच गया। अब 9 में से 7 गए, कितने आए, 2, और इस दो से ये दो वाला कट गया। क्या कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं, आप इसको सोल्व करके लिखें, मैंने सीधा बता दिया। 9 में से 7 गए, दो, 2 से ये दो कट गया। अब ऊपर में बचा 6 माइनस रूट 7, माइनस माइनस करेंगे, खोलेंगे तो माइनस के 3, माइनस माइनस बन गया प्लस के 7। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल, 6 में से 3 गए, 3, आंसर कितना बन गया, 3। आसान है, आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको आती हैं तो फिर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहीं पर भी कोई बात ना समझ में आए तो आप दोबारा से सुन सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी पॉइंट जो भी आपके मन में आए वो बता दिया जाए। ठीक है। और इस चीज को डेवलप करने के लिए बहुत लंबा सफर मैंने तय किया। एक समय ऐसा भी था मुझे भी मैथ नहीं आता था, मैं भी बोर्ड पे खड़ा होकर भूल जाता था। लेकिन जब इस लाइन में आया, इस फील्ड में आया, तब अपने आप को अंदर से ऐसा बनाया कि नहीं, जब तक अगर कोई नाम से ना जाने तो फिर ऐसे टीचर बनने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर अपने ऊपर इतनी मेहनत की, जो चीजें नहीं भी आती थी उनको भी सीखा, और इस तरीके से सीखा कि सामने वाला नहीं भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके मन में क्या है, वो क्या जानना चाहता है, कि आप क्या एग्जाम्पल दे के समझाएं या कुछ ऐसा बताएं जिससे दिमाग में वो आसानी से आ जाए। ठीक है। तो ऐसे टीचर बनना आप, ताकि आपको याद रखें कि हाँ, फलाने टीचर से पढ़े थे। ठीक है। टीचर के लिए आपकी सफलता से बड़ा और कोई वो नहीं है। मुझे कोई आपसे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। बस आप लोगों का प्यार, विश्वास साथ ये बना रहे, हम चलते रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय किया है। ऐसा टाइम भी देखा जब कुछ था ही नहीं, एक ट्राइपॉड तक भी मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने अपना सफ़र बताया है, कैसे कैसे मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुंचा। हालांकि अभी एक स्मार्ट बोर्ड की भी कमी है, आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर स्मार्ट बोर्ड, तो भगवान ने चाहा तो आगे उसको भी करेंगे मैनेज, लेकिन बस जब तक चलता है जब तक मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। ये भी स्मार्ट से मैंने कम नहीं बना रखा। ठीक है। इसके लिए भी बहुत रातों को जाग के ये प्लेटफॉर्म आज मैंने तैयार किया है। ठीक है। चलो, ये बातें आपको रिफ्रेश करने के लिए थी, ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें और पढ़ाई में ध्यान आपका लगा रहे। ठीक है। अब ऐसा तो मेरे पास कुछ है नहीं, देखो अब मैं उठ गया हूँ, अब मैं बोर्ड पर आऊंगा, अब मैं मार्कर उठाऊंगा, अब मैं लिखूंगा, देखो मैंने लिख दिया है। लिखा तो है जो काम, मतलब इस तरह की वीडियो बनाती है, देखो अब मैं उठ गई हूँ, अब मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, अब मैं कपड़े धोऊंगी। अरे तुम क्या अलग से धोती हो, सबके घर में ऐसे ही धुलते हैं। लेकिन फिर भी उन वीडियोस को देखने में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। और नॉलेजेबल जो वीडियो है उनके लिए इतना समय नहीं होता। ठीक है, जिनसे आप सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलो, दैट इज ए सेपरेट पार्ट, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। चलो भाई, बुरा मत मानना भाई, कोई ऐसे वीडियो बनाता हो तो कभी को बोलो कि सर ऐसे ऐसे कर रहे थे। ठीक है भाई, सॉरी उसके लिए। ठीक, टीचर है भाई, हर तरीके से अपने आप को बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में और उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, ये पूछना चाह रहा है। अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। देखो भाई, सिंपल सा कंसेप्ट एक बता देता हूँ। जो नाव है, ध्यान रखना, जो बोट है उसकी स्पीड आपने एक्स माननी है, और जो पानी है, जो धारा है, उसकी स्पीड आपने वाई माननी है। ठीक है। एक नाव की स्पीड है एक्स, पानी की स्पीड है वाई। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इधर पानी बह रहा है और इधर ही नाव जा रही है, तो जैसी सी बात है वो आसानी से जलती जाएगी। यानी कि उस सिचुएशन में सेम डायरेक्शन में, जिसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, हिंदी में अनुप्रवाह बोलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, यानी कि नाव की और पानी की दोनों स्पीड प्लस हो जाती है। लेकिन अगर यही केस उल्टा हो जाए, नाव इधर जा रही है, पानी इधर बह रहा है, सिचुएशन में नाव धीरे 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 आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। उसको बोलते हैं उधर्व प्रवाह, यानी कि अपस्ट्रीम। इस सिचुएशन में दोनों स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी, यानी कि एक्स माइनस वाई हो जाएगी। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो चाल होती है वो क्या होती है? दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये आपकी स्पीड है। बस ये याद रख लिया तो अब क्वेश्चन कितना आसान है। देखो, एक नाव 20 किलोमीटर दूर चलेगी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में गई तो चाल कैसी होगी? दोनों की ऐड हो जाएगी, नाव की भी और पानी की भी। कितनी दूर गई? 20 किलोमीटर। कितने टाइम में गई? 1 घंटे में। ठीक है। देखो, कह रही है 1 घंटे में तय की। सॉरी भाई। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास? 20। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसी दूरी को धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो फिर स्पीड कैसी नाव की? x माइनस वाई। नाव और पानी की स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी। ठीक है। उसी दूरी को
अपोजिट डायरेक्शन में कितने घंटे में तय कर रही है? 2 घंटे में। तो अब कितना आ गया यहाँ से? 10। एक्स प्लस वाई 20 आ गया, एक्स माइनस वाई 10 आ गया। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों तुम्हें सोल्व करनी आती है। उसने पूछा शांत जल में नाव की चाल बता दो, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू निकाल दो, दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा भाई, दो इक्वेशन है, मैंने बोला ये पहली है दूसरी है, दोनों को सोल्व कर लो। लेकिन हम फटाक से कैसे कर रहे हैं? जब भी मैथ में एक प्लस की एक माइनस की इक्वेशन कहीं भी दिखे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में एक्स की वैल्यू के लिए दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देना। आप डिटेल से करके देखें, यही सब कुछ आएगा। और वाई की पूछता तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर देना, फिर 5 आ जाता। तो हमारा आंसर कौन सा है? वाला 15 वाला, 15 आंसर ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा साइड हो दूंगा तो तुम आप अगला स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में 7 आवर में तय करता है। वह आंशिक दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आंशिक दूरी साइकिल से तय करता है। पैदल कितनी दूरी चलता है ये बताना है। अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर 7 आवर्स, partially on foot at the rate of 8 किलोमीटर पर आवर and partially on bicycle at 16 किलोमीटर पर आवर, then the distance traveled on foot is। देखो भाई, किससे दूरी तय करनी है? पैदल। पैदल दूरी तय करनी है, और पैदल की स्पीड कितनी है? 8। 8 से इनमें से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 8 से 32 कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 3 आंसर है क्वेश्चन नंबर। कितनी देर लगी? आपको बता दूं, ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। इस चैप्टर की स्टेटमेंट जैसी देखता था ना, एक आदमी 80 किलोमीटर पर आवर, मैं वही क्वेश्चन ही पढ़ना छोड़ देता था। लेकिन आज मैंने क्वेश्चन सोल्व भी नहीं किया, 8 से 32 कट रहा है, ये आंसर आगे खत्म हो गया। अब तुम कहोगे बोले ऐसे कैसे खत्म हो गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो समय है, समय वो कितना होता है? दूरी बटे में चाल होता है। इस बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन एक चैप्टर का फॉर्मूला एक ही है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। दूरी बराबर है चाल गुना में समय, तो समय निकालना है तो डिस्टेंस अपन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, आंसर इन्हीं में से कोई है? इन्हीं में से कोई है? टोटल कितने लगने चाहिए? 7 घंटे। तो उसने कहा कि कुछ दूरी 8 की स्पीड से पैदल और कुछ दूरी 16 की स्पीड से साइकिल से। तो चाल एक बार तो 8 की, एक बार 16 की। ये पैदल वाली है, ये साइकिल वाली है। ठीक है, तो चाल मैंने दोनों जगह नीचे रख दी। अब मुझे एक बात बताओ, पैदल कितनी दूरी तय की? वो दूरी इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, इन्हीं में से होगा। तो मैंने कहा पैदल वाली दूरी पूछ रहा है ये वाली, तो मैंने ऑप्शन में से देखा 32 8 से कट रहा है। 32 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब 4 पे कटा, यानी कि 4 पे कटा। अब 80 में से 32 माइनस कर दो भाई, टोटल दूरी तो 80 किलोमीटर थी, 80 में से 32 उसने तय कर ली, बची कितनी? 48। 32 और 48 80 हो गया ना पूरा। ठीक है, तो 16 से काटूंगा तो कितने पे कटा? 3 पे। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो 7 ही घंटे पूछ रहा था, तो ये कटेगा ही नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी? ठीक है ना, क्लियर है? तो ये तरीका था, इसी से हमने जजमेंट लगा ली, और देखो कितनी देर लगनी थी। तो 4 और 3 टोटल 7 घंटे आ तो गए। नहीं समझ में आया तो फिर डिस्टेंस 80, एक जगह x लिखना, दूसरे को 80 माइनस एक्स लिखना, फिर यहाँ पे x लिखना, यहाँ पे 80 माइनस एक्स लिखना। अरे इनसे पेपर होगा क्या तुम्हारा? तुम इस x को सोल्व करने में लगे रहना वहां, एलसीएम उलसीएम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से कर लेना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आपकी क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एंड पैटर्न के अनुसार बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स उसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि 60 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए हैं। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो भाई, ये कोई एक बिल्डिंग है 60 मीटर की। बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी होगी, आपने सीधी लेनी है बिल्डिंग। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पर कोई एक और छोटी बिल्डिंग है। ठीक है, तो इससे एक बार तो इसके टॉप पे देखा और एक बार इसके बॉटम पे देखा। ठीक है, ये जो कोई छोटी बिल्डिंग है, ये हमारे 60 मीटर की बिल्डिंग है।
इससे इस बिल्डिंग के टॉप पे देखा और बॉटम पे देखा तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एंगल कैसे बनाने हैं आपने, यहाँ से एक लाइन लगा लेना, एक एंगल तो यहाँ 30 डिग्री और एक एंगल यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे लिए एक्चुअल में तो क्या था, एंगल बन रहे थे यहाँ पे ऊपर, मैं दिखा भी देता हूँ। एंगल बने कहाँ थे, ये यहाँ पे ह्यूमन आई है, दिस इज ह्यूमन आई, इंसान की आंख है ये। बोलो ये क्या आ गई, ये आंख है, यानी कि वो जो बंदा खड़ा है यहाँ 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा है, तो इस आंख की सीध से एक तो एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन मैं छोटी सी बना रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और तिरछी लाइन अगर काटती है तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये। ठीक है, तो देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको ये दोनों लाइन। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा ये वाला छोटे वाला, उतना ही यहाँ इधर बनेगा। ठीक है, ये वाली बात है यहाँ। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही लाइन के इस साइड भी बनेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपने एंगल नीचे ही बनाने हैं। ठीक है, ऊपर नहीं बनाने, इस तरह से नीचे बनाने हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे अब मैं एक बात आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि ये बड़े वाली ट्रायंगल आप अगर देख रहे हैं, ये वाली देखिए, मैं इसका कोई नाम नहीं दे रहा, बस ऐसे हाथ का इशारा देखिएगा। ये 60 अगर होता है तो उस सिचुएशन में इस पूरे की वैल्यू होती है √3, इस पूरे की वैल्यू, और इस पूरे की वैल्यू होती है 1। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात आपको, अगर समझ में आई हो तो। ठीक है, मैंने बोला अगर ये 60 है, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 60 है तो इसके सामने वाली ये साइड होती है √3 और ये होती है 1। ये मैंने पीछे समझा रखा है सभी पिछले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे पता लग गया कि √3 की वैल्यू 60 दे रखी है, देखो ये तो दे रखा है ना 360 के बराबर, तो √3 अगर 60 के बराबर दे रखा है तो ये एक की वैल्यू क्या होगी, हो गया 60/√3। अब पैर का रूट हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये बनेगा 60√3 अपॉन में √3 बनेगा 3। ठीक है, 3 से काटा 20 पे कटा, कितना बन गया 20 रूट, यानी कि इस वैल्यू से कंपेयर करके मैंने इसकी वैल्यू को निकाल लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20√3, यानी कि अगर ये 20√3 है तो भाई ये भी तो 20√3 होगी। कोई दिक्कत है इस बात में, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम इस 30 डिग्री वाली ट्रायंगल में, तो मैं इसका नाम एक बार तो पहले रेड कलर में लिख देता हूँ, 30 डिग्री। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल इस ट्रायंगल की, आप देख सकते हैं मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये 30 डिग्री है तो इसका नाम 1 होता है, इसका नाम √3 होता है। तो यहाँ पे √3 1 थी ना, अब यहाँ पे 30 वाले में ये उल्टी हो जाते हैं। ठीक है, किसी ने पहले भी नहीं देख रखी तो वो अब याद कर लेना। अब तुम देखो यहाँ से 30 की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी √3 की वैल्यू कितनी है, 20√3। अब √3 की वैल्यू जो है दिस इज 20√3। तो यहाँ से मैं इस एक की वैल्यू को निकाल लूँ, एक की वैल्यू क्या आएगी 20√3 अपॉन में √3 से √3 कट गया तो कितनी आ गई 20, यानी कि ये एक जो है वो 20 मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये पूरी है 60, जिसमें से ये निकल गई 20, तो ये कितनी बची 40, तो ये 40 तो भाई फिर ये भी 40 हुई। देखो फिर से ये पूरी 60 थी, एक की वैल्यू 20 है, यानी कि इतनी 20 है, तो ये पूरी 60 थी 20 निकल गई तो ये कितनी बच गई 40, तो ये 40 तो फिर इधर भी कितनी बची 40, तो यही पूछ रहा था उस टावर की हाइट कितनी होगी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, क्लियर है, कोई मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस, तो आसान होते हैं क्वेश्चन, बशर्ते कि ये आपको याद होने चाहिए जो मैंने अभी बताया यहाँ पर कि 30 है तो कितना, 60 है तो कितना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भर जाएगा। पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 6 आवर्स if both the pipes are opened and after 2 hours pipe A is closed then pipe B will fill the tank in। देखो क्या करें, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम जो आता है नल टंकी, उसका एक कंसेप्ट है कि ए जो है वो 8 घंटे में पूरी टंकी भर देगा ए, और जो बी है वो 6 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लें,
8 एकम 8 इसमें नहीं आता, 8 दूनी 16 इसमें नहीं आता, 8 तिया 24। बड़े नंबर का पहाड़ा पड़े जब तक एक ऐसा नंबर ना मिले जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। 8 से देखो कितने पे कट रहा है, 3 पे, और 6 से कितने पे कट रहा है, 4 पे। 8 तिया 24, 6 चौके 24। क्लियर है। ये 24 लीटर हमने टंकी की कैपेसिटी मान ली, तो इनका एलसीएम लेके आए थे, 24 लीटर की हमने टंकी की कैपेसिटी मान ली। अब इसने कहा कि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोल दिया। आपको बता दें, ये इन नलों की 1 घंटे की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है, यानी कि ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। ठीक है, तो 24 घंटे की टंकी 8 घंटे में तभी तो भरेगा। ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, तभी तो 24 लीटर 4 6 के 6 घंटे में भरेगा। बात आई समझ में? ठीक है। तो अब इसने कहा कि दोनों नल एक साथ चला दिए, इसको चलाया तो 3 लीटर भरा, इसको चलाया तो 4 लीटर भरा, तो टोटल 7 लीटर भरा गया 1 घंटे में। क्यों भाई? 7 लीटर 1 घंटे में, लेकिन वो तो कह रहा है 2 घंटे तक एक साथ चलाए थे, 2 घंटे में कितना लीटर भर गया? 14 लीटर। ठीक है भाई, अगर ये दोनों चला दिए जाए तो ये भरेगा 3 लीटर 1 घंटे में, ये भरेगा 4 लीटर। तो 3 और 4 7 लीटर भरा 1 घंटे में, लेकिन 2 घंटे तक इकट्ठे चलाएंगे तो कितना भरेगा? 14 लीटर। भरना था 24, भर दिया 14, तो बच गया कितना? 10 लीटर। भाई 24 में से 14 भर गया तो 10 लीटर अभी बाकी बच गया। तो अब ये कह रहा है कि 2 घंटे के बाद ए बंद कर दिया, तो अब बचा कौन? बी। तो बी अब टंकी भर रहा है, कितनी भरनी है? 10 लीटर की। बी 1 घंटे में कितनी भर रहा है? 4 लीटर। 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो पूछ रहा है कितनी देर लगाएगा भरने में? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 घंटे लगाएगा भाई भरने में। यानी कि ये 10 लीटर जो है इसको भरने में अब लगेंगे 2.5 घंटे। आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। ठीक, तो ध्यान से बस पढ़ते रहो, चलाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी? The ratio of interior angle to the exterior angle of a regular polygon is 7:2, then the number of sides of the polygon is। देखो, पोलीगन के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दे दिया 7:2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने ले लिया 7x, ये ले लिया 2x। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलीगन में, बहुभुज में, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अंदर और बाहर के एंगल का अगर हम टोटल करें तो कितना होता है? 180। तो 7x और 2x, यानी कि 9x की वैल्यू कितनी है? 180। और x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 20 आ गई, तो इसका मतलब इसका बाह्य कोण कितना हो गया? 40 डिग्री। अंदर का कोण पूछेगा तो 140 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात समझ में? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो उसने पूछा था पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बता दो। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे पता लगती है? जब बाह्य कोणों का योग, किसी पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इस बाह्य कोणों के योग को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो इसकी आ जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स। तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स है इसके अंदर? 9। आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को योग, जो कितना होता है 360 डिग्री, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक एक्सटीरियर एंगल यानी कि एक बाह्य कोण से, तो हमें इसकी नंबर ऑफ साइड्स का पता लग जाता है। क्लियर है? यहां से भी आ सकता था ये, लेकिन वो फिर थोड़ा सा लंबा पड़ता, तो ये ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने इससे डायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक नहीं नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 27, देन द नंबर ऑफ साइड्स इज। देखो, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये कैसे निकालते हैं? दिस इज n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ये फॉर्मूला है, पहले भी आया है, याद कर लो फिर से कि n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, ये आपको क्या देगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स, जहां पर n क्या है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में विकर्णों की संख्या कितनी है? 27। n हमसे पूछ रहा है, n हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो n हमें कैलकुलेट करना है। इस दो को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा।
n इंटू एन माइनस थ्री। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जिसे सोल्व करना आसान नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधा ही ऑप्शन का इस्तेमाल। अगर n की वैल्यू यहां से 6 उठा ली जाए फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, तो ये 6 है, 6 माइनस 3 करेंगे 3, तो 3 6 के 18 बनेगा, पहला ऑप्शन आंसर। अगर मैं सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करूं, यहाँ पर n को 9 रख दूंगा, 9 और 9 में से 3 गए 6, तो 9 गुना 6 करेंगे तो 1 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आंसर बन रही है। ठीक है, दिस इज 9 इंटू में 6 सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर है यहाँ तक? तो बिल्कुल इजी था ये भी। तो बाई ऑप्शन करना है, कभी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दो, फिर दिक्कत आएगी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन टॉपिक से रिलेटेड। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की अंत त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि प्रिज्म का आयतन 576 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी? The base of a right prism is a triangle whose perimeter is 32 centimeter and the in radius of the triangle is 6 centimeter. Then the volume of the prism is if the volume of the prism is 576 centimeter cube, then its height is। देखो भाई यहाँ क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है बेसिक, ठीक है, और तो प्रिज्म का बेस है वो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसकी अंत त्रिज्या, यानी कि इसके अंदर एक सर्कल भी बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो अंदर का रेडियस है, ये रेडियस जो हुआ है, ये रेडियस आपको 6 दे दिया, ठीक है, इसकी अंत त्रिज्या कितनी है? 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अंत त्रिज्या होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है, ये मैंने लिखा है, दिस इज रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसको आप बोलते हैं अंत्यवृत्त की त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल अपोन में सेमी पेरीमीटर। हालांकि ये मैंने पहले फॉर्मूला समझा रखा है, ये कैसे बनता है, क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। इस ट्रायंगल की साइड है ए बी और सी, इस ट्रायंगल की साइड ए बी सी है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मुझे नहीं पता, मैंने इसको एज इट इज रखा। और सेमी पेरीमीटर कब आता है? जब हम a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं, यानी कि इसके परिमाप का आधा, ठीक है भाई, सेमी पेरीमीटर का आधा। तो यहीं से एक फार्मूला ऐसे ही बन सकता था कि ये दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये फार्मूला ऐसे ही बन सकता था, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपोन में a प्लस बी प्लस सी। बात तो सेम ही है। आप मुझे बताइए, जब इसको सोल्व करूंगा तो ये दो ऊपर जाएगा ना, दो ऊपर चला जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 ये हो गया, और नीचे a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ से अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में परिमाप कितना दे रखा है? 32। टाइम पेरीमीटर कितना दे रखा है? 32। ये 32 है, 2 से काटा 16 पे, 16 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 96। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये 16 क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा तो 16 छिके 96, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, लेकिन अभी आंसर तो आया नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिज्म का वॉल्यूम 576 है, तो इसकी हाइट क्या होगी? तो अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का जो फार्मूला होता है, आयतन का जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है भाई, आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई, ये फार्मूला होता है भाई वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम तो 576 दे रखा है, इसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस ये हमने अभी निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका बेस कैसा था? ट्रायंगल शेप का था, तो एरिया ऑफ बेस क्या निकाल देना है? इनटू में इसकी हाइट, ठीक है, तो इससे काटेंगे तो 6 पे कट रहा है, तो हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर, खत्म हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो ये चीज पता थी, ये वाली रेडियस ऑफ इन सर्कल वाली, तो क्वेश्चन इजी था, नहीं तो फिर क्वेश्चन ये होता ही नहीं, तुम लगे रहते। इसको याद कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और पीडीएफ इस क्लास की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ
लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप उसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5वां भाग करने में 8 दिन लगाते हैं तो उसी कार्य के शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इफ 10 person can complete 2/5 of the work in 8 days, then how many persons are required to complete the remaining work in 12 days। यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगता है आपका एमडीएच अपॉन में डब्ल्यू, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पर टाइम एंड वर्क टॉपिक का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 10 व्यक्ति, इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है भाई। किसी काम का 2/5 भाग, ये है काम, इसका 2/5 ये हमने लिखा, ठीक है। काम क्या है 2/5, तो 2/5 भाग करने में कितने दिन ले रहे हैं 8 दिन, तो नंबर ऑफ डेज कितना है यहाँ पे 8, क्लियर है। तो फिर कह रहे हैं कि उसी काम के शेष काम को, अब देखो बचा हुआ काम है, बराबर करके लिखना है। अब बचा हुआ काम कैसे पता लगेगा, देखो 2/5 भाग काम, इसका मतलब क्या है कि टोटल थे 5 काम जिसमें से 2 काम इन्होंने कर दिए, तो बचे कितने 3 काम आउट ऑफ 5, ये लिखना है इस तरह से, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, टोटल थे 5 जिसमें से इन्होंने कर दिए 2 काम, तो 5 में से 2 कर दिए तो बचे कितने 3, टोटल कितने हैं 5, तो वो नीचे लिखना जरूर है। तो कह रहा है कि उसी काम के शेष काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, लेकिन दिन कितने हैं 12, यहाँ भी 12 लिख दिया। अब देखो सबसे नीचे 5 है तो 5 से 5 कट गया, 2 से 4 पे कट गया, 3 से 4 पे कट गया, 4 से 4 पे कट गया, पहले ऐसे काट लिया फिर ऊपर से ऊपर काट दिया, देयरफॉर एक्स कितना बच गया 10, फिर 10 आदमी चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ, ठीक है। आगे समझ में, ये करना था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बिंदु पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, टीपी की लंबाई कितनी होगी। इफ पी क्यू इज अ chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter, the tangents at P and Q of the circle intersect at a point T, the length of TP each। देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले चित्र जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई पी क्यू जो है वो इसकी कोड है, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, और इसकी लंबाई है 8। सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, ये हो गया 5, और इसी तरह से मैंने इसको मिला दिया, ये भी कितना 5, क्योंकि सर्कल का ये रेडियस है। अब उसने कहा कि यहाँ से P और Q बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा कैसी, जो इस पर टच करके जाए, स्पर्श करके जाए, एक ऐसे खींच दी और एक हमने इसको ऐसे खींचा, ठीक है। ये दोनों इसकी स्पर्श रेखा है, क्लियर है, इसको टच करके जा रही है दोनों, और ये एक दूसरे को टी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यानी कि कट कर रही है, यहाँ पर टी बिंदु पर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो टीपी, टीपी ये लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है कि टीपी कितनी होगी, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो इतना हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये डायग्राम आपको पहले अपने पास से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दे रखा था, अब एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको हम रेड पेन से कर लेते हैं ताकि वो अलग से दिखे। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से इस टी पॉइंट को मिला दूंगा, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको मिलाया तो ध्यान दीजिएगा जीवा जो है इस पर 90 डिग्री का काम करेगी, इसका काम करेगी 90 डिग्री का काम, क्लियर है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट एक आपने और याद रखना है क्या, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें सेंटर से एक स्पर्श रेखा है, ध्यान दीजिएगा ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, अगर सेंटर से इस पॉइंट को मिलाता हूँ, स्पर्श बिंदु को मिलाता हूँ, इस पे 90 का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये सेंटर है, ये स्पर्श रेखा है, ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो, क्लियर है। यहाँ भी 90 होगा और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इस 90 को देखा दूसरे वाले को, मेरे को दिखा कि यार ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर भी फर्दर 2 ट्रायंगल राइट एंगल बन रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर सिमिलैरिटी का कोई कंसेप्ट लागू होने वाला है। कैसे लागू होगा इस बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल फिलहाल क्या, इस पी क्यू की लंबाई 8 दे रखी है, देखो जो दे रखा है वो इस्तेमाल होगा, तो कैसे, ये पूरी 8 है,
जैसी मैंने ये लाइन खींची तो आधी ऊपर रह गई और आधी नीचे रह गई। ठीक है, 4 और 4। कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं इस छोटी ट्रायंगल की, इसके अंदर मैं ये लाइनें लगा रहा हूँ, छोटी ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको। ये इस तरह की ट्रायंगल है हमारी। इसकी बात कर रहा हूँ जिसके अंदर लाइन है, इसमें ये साइड 5 है, ये साइड 4 है, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ जाएगी? 3। ये भी 3 हमने निकाल ली, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये भी हमने निकाल लिया 3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अब मैंने कहा कि जैसे मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल और दिखाई दी, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी कि यार यहाँ पर तो कुछ सिमिलरिटी का कंसेप्ट लग रहा है, सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, तो कैसे है वो कंसेप्ट, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो क्या है एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। यहां समझा रहा हूं, देखो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखना इसको। ये एक समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर मैं यहां से यहां पे कोई परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये मैंने जैसे परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे पहले तो बताओ कितनी ट्रायंगल बनी? तुम कहोगे सर जी 2 बनी, 2 नहीं बनी, 3 बनी। क्यों? देखो, एक तो ये बड़े वाली ट्रायंगल जो पहले थी, जैसी एक लाइन डाली परपेंडिकुलर की, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ये बन गई। तो 1 2 और एक ये बड़ी, टोटल 3। और आपको बता दूं ये तीनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। अब तुम कहोगे बोला जी ऐसे कैसे सिमिलर है? सिमिलर कैसे होती है के बारे में जान लीजिए। देखो, एक एग्जांपल से समझो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एबीसी की। इसकी बात कर रहा हूँ एबीसी की। एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। कोई दिक्कत इस बात में? अब मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि मैंने कह दिया कि मान लो इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल सी 60 है। अगर एंगल सी 60 है तो फिर ये कितना हुआ? तुम कहोगे सर जी ये 30 हुआ। क्यों हुआ 30? देखो, 90 और 60 150 और 30 180। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस बात में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं पी। ठीक है, अब फिर से समझना। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल बी सी और पी की। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताओ ये 90 है, ये 60 है। 90 और 60 कितना हो गया? 150। तो फिर ये कितना हुआ? 30 डिग्री। तो भाई ये 30 डिग्री नहीं होगा क्या? होगा। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बात करूं बड़े वाले ट्रायंगल की, कि ये वाला पूरा 90 डिग्री था, जिसमें से ये 30 आ गया, तो फिर ये कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया, आप कोई और भी वैल्यू ज्यूम कर सकते हो, 10 20 30 जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। लेकिन अब आप देखो, मुझे बताओ, जो मैं 3 बातें पूछूंगा वो बस तुमने ध्यान से दिमाग से बतानी है। एबीसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बता दो मुझे। तुम कहोगे ए बी सी के अंदर ए पे है 30, बी पे है 90, पूरा 90, और सी पे कितना है? 60। यानी कि एबीसी में 30 90 और 60 वाले एंगल में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बीपीसी ट्रायंगल के अंदर बीपीसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बताओ। तो तुमने कहा 90 60 और 30। इसमें भी वही एंगल है जो एबीसी में थे। फिर मैं तुमसे कहूं कि ए पी बी के तीनों एंगल बताओ। तो तुमने कहा 90 30 और 60, इसमें भी वही तीनों एंगल है। ये बताओ, ये तीनों ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब तीनों ही सिमिलर हुई। सिमिलर कब होगी? मेरा डुप्लीकेट क्या होगा? मेरे जैसे ही दिखेगा, जितनी मेरी नाक उतनी नाक। ठीक है, जितना मेरा टकला उतना उसका टकला। ठीक है, जितना मेरा फेस उतना उसका फेस। सब कुछ तभी तो सिमिलर होगा ना। तो मैंने कहा ये 3 ट्रायंगल जो मैं बता रहा हूँ, तीनों के तीनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब फिर तीनों सिमिलर हुई ना, सेम हुई ना। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं अब आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब सिमिलर होंगी कैसे? अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर कौन सी दूसरी ट्रायंगल है, ये सिमिलरिटी का साइन है। और तीसरी ट्रायंगल कौन सी है जो सिमिलर? बस ये नाम आपको बताने। तो अब देखो, मैंने ए बी सी लिखा। ए पे एंगल कितना है? 30। बी पे कितना है? 90। और सी पे कितना है? 60। तो यही सीक्वेंस आप यहां पर बनाए दूसरी ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल। सबसे पहले 30 वाला एंगल उठाओ। तो 30 वाला कौन सा है? बी। बी फिर 90 वाला बी पी सी। ये कौन सी होगी? बी पी सी। कोरस्पोंडिंग ध्यान रखना, अगर दो ट्रायंगल सेम होती हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। कंसेप्ट है ये इसका। ठीक है,
तो कोरोस्पोंडिंग मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि ए बी बाई बीपी का जो रेशियो होगा वही बीसी बाई पीसी का होगा। ये कोरोस्पोंडिंग हो, इसकी ए बी ली, इसकी भी बीपी, इसकी बीसी, इसकी भी बीसी। मतलब जैसी इसमें स्टार्टिंग की दो, इसमें भी स्टार्टिंग की दो, इसमें एंड की दो, इसमें भी एंड की दो, बस ये होता है कोरोस्पोंडिंग। अब मुझे तीसरी ट्रायंगल तुमने लिखवानी है, मुझे बता 30 90 60 लेनी है इस तीसरी वाले ट्रायंगल में। सबसे पहले 30 कौन सा, ये, फिर 90, फिर 60, यानी कि ए पी ये तीनों ट्रायंगल होगी सिमिलर। तो ये था कंसेप्ट, ये है तो लगेगा इसके अंदर, इसी को इस्तेमाल करना है अब। ठीक है, तो इस्तेमाल करते हैं फिलहाल। ठीक है, एक मिनट। तो अब इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, छोड़ दो, छोड़ दो जिसके नहीं समझ में आया। यहाँ से देखो फिर से, यहाँ पे एक ट्रैंग, इसका नाम रख लेते हैं इस पॉइंट का, कोई इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, लेट आर। ठीक है, ये है आपका ओ। तो मैं बात कर रहा हूँ किस किस ट्रैंगल की, मैं बात कर रहा हूँ पी आर ओ की, और मैं बात करूंगा पी आर टी की। ठीक है, पी आर ओ पी आर टी। अब थोड़ा सा कोरस्पोंडेंस बनानी है, वो कोरस्पोंडेंस ठीक बनेगी तभी बात बनेगी। तो मुझे बताओ, इस वाली ट्रायंगल के अंदर पी आर टी के अंदर, पी आर टी के अंदर आर पे 90 है। ठीक है भाई, आर पे 90 है, जितना एंगल ये होगा, ध्यान रखना, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको मुश्किल लग रहा हो क्वेश्चन मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, एक बार समझने की कोशिश। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, मुझे बताओ, मान लो ये एंगल 60 है, अगर ये 60 है, ये 90 है, 90 60 150, ये कितना बचा? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ये 30 तो फिर ये 60 हुआ कि नहीं हुआ? ये 60 तो फिर इधर 60, क्लियर है। अब ये 60, ये कितना बचा? ये बचा 30, इसको हमने क्या ले लिया, 30, ये वाला। ठीक है, अब मैं दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल के बना देता हूं एक बार, ताकि आप समझो। पी आर टी, ये है ट्रायंगल पी आर टी, दिस इज पी, दिस इज आर, दिस इज टी। ये एंगल है डबल लाइन का, ये वाला एंगल है सिंगल लाइन का, और ये है आपका 90 डिग्री। क्लियर है। अब इस पी टी ओ, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। दिस इज पी, दिस इज आर, सॉरी पी आर ओ। ये वाला एंगल है 30, ये वाला एंगल है डबल लाइन का, और ये है 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? अब सिमिलैरिटी लिखो। ठीक है, सिमिलैरिटी भी नहीं लिखो, छोड़ो, सिमिलैरिटी भी गोली मारो, आप सीधा वैल्यू लिखो। मुझे बताओ, इस पी आर की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये है 4, ये है 4। ठीक है भाई, पीटी की वैल्यू क्या है, निकालनी है, इसको एक्स ले। इस पी ओ की वैल्यू कितनी है, 5। इस ओ आर की वैल्यू कितनी है, 3। बस, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ पता ही नहीं मुझको। जो जो मेरे को पता थी वो मैंने सारे लिख दिए। अब इस डायग्राम को कोई काम नहीं, यहाँ से काम करेंगे। पहली बात तो मैंने आपको बताया, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। क्यों? जितने एंगल इसके अंदर है, देखो सिंगल लाइन का इसमें भी है, इसमें भी, डबल लाइन का इसमें भी है, इसमें भी है, 90 इसमें भी है, इसमें भी। तो अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल्स के बराबर हो, तो दोनों कैसी होती है, सिमिलर होती है, समरूप होती है। ठीक है, तो अब समरूपता कोरोस्पोंडिंग साइड की लगानी है। कैसे लगेगी, ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, डबल लाइन के सामने कौन सा एंगल है, 3। डबल लाइन के सामने क्या है, 3। इसमें डबल के सामने कौन सा है, 4, तो तुम लिखोगे 3/4, यानी कि इसके बटे में ये। अब मुझे निकालना है क्या है, 90 के सामने वाला। इसमें 90 के सामने क्या है, 5। ध्यान रखना, 90 के सामने क्या है, 5। इसमें 90 के सामने क्या है, क्लियर है, बात आई समझ में? मैं फिर से इसके बारे में बात करता हूँ। सिमिलैरिटी लगानी है, कैसे लगेंगी, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो सेम करना है। कैसे आएगा, देखो, डबल के सामने क्या था, 3। ठीक है, डबल के सामने क्या था, 3, तो मैंने 3 ऊपर लिखा। इस बड़ी में डबल के सामने क्या था, 4, तो मैंने 4 को नीचे। ठीक है, छोटी ऊपर रखिए, नीचे बड़ी लिखिए। अब फिर से छोटी की साइड चलो। छोटी में मुझे और क्या पता है, 90 के सामने क्या है, 5। 90 के सामने क्या है, 5। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर जी ये वाला क्यों नहीं लिया? अगर सिंगल के सामने वाला लूंगा तो इसमें सिंगल के सामने वाला आर टी आएगा, देख लो, आर टी थोड़ी चाहिए मुझे, मुझे तो ये चाहिए कि 90 के सामने है। तो इसमें 90 के सामने क्या था, 5। इसमें 90 के सामने क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 × x 3x 5 के 20, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20/में, ठीक है, 20/3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल 20/3 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ये था इसका आसान सा तरीका। अब हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन मुश्किल लगा हो, लेकिन एक बार इत्मीनान से दोबारा से क्लास को बैक चलाना और फिर से सुनना मैं क्या और किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि हम सिमिलैरिटी इधर से लगाएं, तो ध्यान रखना इधर से लगाओगे तब भी सेम आएगा, इधर से लगाओगे तब भी। बस याद रखना जो चीज ऊपर लो, यानी कि बड़ी ट्रायंगल की साइड ऊपर लो, तो बड़ी की ही दोबारा ऊपर रखनी है। जैसे क्या, मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो फिर से लगा के दिखाता हूँ। मुझे x निकालना है, तो 90 के सामने क्या है, x अपोन में 90 के सामने क्या है, x, इसमें 90 के सामने क्या है, 5, 90 के सामने क्या है, 5। ठीक है, अब दूसरी कौन सी लूं, डबल के सामने कौन सी है, ये तो मुझे पता ही नहीं, डबल के सामने कौन सी है, 4। ध्यान रखना अब की बार इसी के ऊपर रखनी है, क्योंकि पहली बार मैंने इसी के ऊपर ली थी। इसमें डबल के सामने क्या है, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी, 5 के 20/में। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी कैसे लगती है, कंसेप्ट मैंने समझा है, फिर भी कहीं पर दिक्कत है सुन लेना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये दे रखा है तुम्हारे उसमें सिलेबस में, कभी बोलो कि ये तो दिया ही नहीं था। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर पुनः एक गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या कितनी? A right circular cone is of height 8.4 centimeter and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. The radius of the sphere is. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक शंकु को पिघला के एक गोला बनाया गया है, ठोस गोला बनाया गया है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी बनाई जाएगी, तो वॉल्यूम जो है दोनों का सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है भाई, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, मैंने बताया अभी। ठीक है, अब देखो भाई, पाई से तो पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इसका रेडियस कितना दे रखा है, पढ़ो। इस शंकु की ऊंचाई 8.4 है और आधार की त्रिज्या 2.1 है। ठीक है, त्रिज्या 2.1 है, तो रेडियस की वैल्यू 2.1 है, इसका स्क्वायर। और हाइट कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई 8.4, 8.4 लगा, ये 4 बच गया था इनटू में। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये तो मुझे निकालना ही है, ये तो निकालना ही है इसका रेडियस। बस सोल्व कर देते हैं। अब देखो काट लेते हैं, 4 से काटा, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 2.1 पे कट गया। 2.1 का 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ, तो 2.1 की पावर 3 होगी, तो दोनों क्यूब हो गए, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2.1 होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, 2.1। आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ, खत्म हो गया। मुश्किल लग रहा था ना, देखो था कितना आसान। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे मुश्किल, और समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये मत सोचो कि भाई क्वेश्चन मुश्किल है सर, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करो, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं समझ में आए। ठीक है, बशर्ते कि ध्यान से सुनो। तो ये आपका आंसर 2.1 रेडियस आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों से निर्मित चतुर्भुज होता है। अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज। तो आपको बता दें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो भी एक चक्रीय चतुर्भुज ही होता है। हालांकि 10th क्लास में ये एक क्वेश्चन बना के दे रखा है। देखो चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, इसके अपोजिट एंगल का सम, मान लो ये ए बी सी डी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, और सिमिलरली एंगल बी प्लस डी, बी प्लस डी भी 180 डिग्री होता है, यानी कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो 180 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट है। तो कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, सिमिलरली इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, सिमिलरली इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, और इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक अगर मैं खींचूंगा, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया, मान लो इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू आर,
तो ये जो बनेगा ये कैसा होगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये भी साइक्लिक ही होगा। ठीक है, ये भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर पूरा डिटेल समझना है तो फिर आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन थोड़ा सा। तो फिलहाल यहाँ पे याद रखना क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैंने पीछे ये क्वेश्चन समझा रखा है ये। ठीक है, ये आपका टीजीटी मैथ 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वहाँ डिटेल सेक्शन मैंने समझाया, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एस्टेट टीजीटी मैथ प्रीवियस ईयर पेपर करके, तो वहाँ पे आप इसको देख लेना। क्लियर, तो ये आपको क्वेश्चन जो है खुद कर लेना है। फिलहाल मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दिस इज अगेन साइक्लिक। ठीक है, ये भी आपका चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर ना कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, नहीं तो फिर किसी क्लास में समझा देंगे। अगर आपको पूछना है इसका डिटेल तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका डिटेल के साथ समझा दूंगा। थोड़ी सी डिटेल लंबी जाएगी, ये मैंने छोड़। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एवं ऊंचाई का अनुपात, द रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, ये समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि ए और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होती है, ये इसकी हाइट होती है, जो कि कितनी होती है, √3/2 ए। इसका रेशियो तो भाई ए से ए कट गया, ये वाला 2 ऊपर चला गया, तो 2/√3 यानी कि 2:रूट। आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है, गलती से ये मत लगा देना। आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इजी था, बशर्ते कि ये पता होना चाहिए कि हाइट क्या होती है। 3/2 टाइम इसकी साइड, और इसका एरिया होता है 3/4 a²। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मैदान समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, और असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल कितना हो? अ फील्ड in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 centimeter and 10 meter, मीटर में है दोनों भाई। the non parallel sides are 14 meter and 13 meter, the area of the field। देखो भाई, सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम होता कैसा है, ऐसा होता है। ठीक है भाई, इसकी नॉन पैरेलल साइड है 25 मीटर और 10 मीटर। ठीक है भाई, 25 मीटर और 10 मीटर। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे नॉन पैरेलल पैरेलल साइड्स हैं 10 और 25, ये पैरेलल है इसकी। ठीक है, 25 और 10, और असमांतर है 14 और 13, ये है 14 और ये है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है इसका एरिया कितना हो। तो जब तक मुझे इसकी हाइट मालूम नहीं होगी, हाइट कौन सी होती है ये, जब तक इसकी हाइट मालूम नहीं होगी मैं इसका एरिया नहीं बता पाऊंगा। तो हाइट मुझे निकालनी है। ठीक है, यहाँ से इसको भी अगर मैं पैरेलल मिलाऊंगा, ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो 14 और 13 जिसमें डायगोनल राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कोई ट्रिपलेट बनता नहीं है। आपको लगेगा ट्रिपलेट का क्या रोल आगे बीच में, एक क्वेश्चन में इसको सोल्व करने के लिए हाइट डायरेक्ट निकल जाती है, अगर ट्रिपलेट बनते तो। यहाँ ट्रिपलेट सेटिस्फाई होते तो हाइट डायरेक्ट निकल जाती, लेकिन ट्रिपलेट यहाँ बन नहीं रही, 14 और 13 के साथ कोई ट्रिपलेट बन नहीं रहा, तो इसको हम यहाँ हटा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। तो भाई अब ट्रिपलेट तो इसमें काम कर नहीं रहे, तो फिर ये कैसे सोल्व होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, तुम देखो, ये 10 है तो इधर से भी 10 ले लो यहाँ तक, और ये 13 है तो इधर से भी ये 13 ले लो। ये मैंने एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना मेरी। ये 10 तो फिर ये कितनी हुई 10, ये 13 तो ये कितनी हुई 13। कोई दिक्कत, इसके पैरेलल ये खींच दी, इसके पैरेलल ये थी पहले से, तो ये 10 थी तो फिर नीचे भी 10 हो गई, ये 13 थी तो ये 13 हो गई। ये पूरी 25 है, ये 10 निकल आई तो फिर ये कितनी 15। क्लियर है, तो यहां से अब इसमें आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और एरिया कैसे निकलेगा, हीरोन्स फार्मूला से। इसकी साइड है 13 14 15, तो इसकी साइड है 13 14 15, तो हम एरिया निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सभी साइड्स का टोटल डिवाइड बाई 2।
यानी कि इसकी तीनों भुजाओं का योग बटे में 2, ये होता है अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो कितना आएगा, 5 3 8 4 12, 3 42 बटे में 2, ये आ रहा है आपका 21। ठीक है, तो ये 21 आ गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट। ये है भाई हीरोन्स फार्मूला। ये फार्मूला जो है इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, जो आपकी ट्रायंगल का एरिया निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है, 21 इंटू में 21 में से ए, 21 में से 15 माइनस कर दो, 15 और 6 21, 21 में से 13 माइनस कर लो, 13 और 8 21, और 21 में से 14 माइनस कर दो, 13 और 7 21। ठीक है, मैंने सीधे माइनस करके लिख दिए, ए बी सी साइड है, एस सेमी पेरीमीटर, माइनस करके लिख। अब यहाँ 21 है, 7 से देखो कट रहा है, 7 21, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6। ठीक है, बस इसको मैंने ऐसे लिखा। अब देखो, मुझे बताओ रूट निकालना है, तो मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो लंबा हो जाएगा। यहाँ देखो ये वाला 7 और ये वाला 7, सारे मल्टीप्लाई में, तो 7 7 49, 49 का रूट कितना होता है, 7। फिर से देखो, 3 3 9, 9 का रूट कितना होता है, 3। बचा क्या, 8 और 2, 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना होता है, 4। ये फैक्टराइजेशन मेथड था रूट निकालने का। सर्कल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सबको ले लिया। देखो 7 7 49, 49 का रूट है 7, 3 3 9, 9 का रूट है 3, 8 दूनी 16 का रूट 4, तो 7 3 21 चौके 84, 84 जो आ गया। ठीक है, 84 जो आ गया वो इसका एरिया आ गया इस ट्रायंगल। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। इसके अलावा आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया एक और फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसकी हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप एरिया निकालने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब आपको इसकी हाइट मालूम। तो हमें तो इसकी हाइट मालूम ही नहीं है, इसकी हाइट कहाँ पता हमें, पता है क्या, नहीं। ये तो हमें पता ही नहीं, तो इसको हम एच ले लेते हैं, ये तो निकाल दिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं कह दूं कि इस ट्रायंगल का, ये पूरी नीचे थी 15, 15 थी ना, ये 10, ये 15, ये इस ट्रायंगल का एरिया हाइट की टर्म में लिखो तो तुम कहोगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15, तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, हाइट मुझे मालूम नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने अभी बताया कि किसी ट्रायंगल की हाइट मालूम हो तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये है बेस और ये है इसकी हाइट, मैंने लिख दिया। लेकिन इसका एरिया तो मैंने अभी निकाल के बताया, 84 आ रहा है, इधर मैं 84 लिख दूं। तो इसी ट्रायंगल के एरिया को दो तरीके से हमने लिख के देख लिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें एच की वैल्यू मिली। ठीक है, तो काट लेते इधर, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 28 दूनी 56, और बटे में 5, ये आ गया आपकी एच की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 28 56 और ये 5 नीचे आ गया, एच की वैल्यू मिल गई भाई। और एच मिल गया तो काम बन गया, हमें एच ही तो चाहिए था। तो अब आपको बता दें, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, समलम चतुर्भुज का एरिया, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, आ रहा है ना उसमें, ये फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 25, ये 10, कितना हो गया 35, इंटू में हाइट, हाइट अभी निकाली कितनी आई, 56 बटे में 5, काट दो, 5 सत्ते 35, 2 से 28 पे, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 196 आ रहा है भाई, दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। बस यही पूछा था, ये आंसर आ। अच्छा था ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टाइप अच्छी हुई है आपकी एग्जाम में। ठीक है, अपने पास से नहीं बना के ला रखे, कभी तो आप सोचो तो सर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, आधे से मन में, आधे बच्चों के मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे होंगे, तो सर ऐसे क्वेश्चन भी कोई आते हैं क्या एग्जाम में, आसान आ जाए तो बोले इतने आसान भी आते हैं, मुश्किल आए तो बोले ये थोड़ी आएगा। एग्जाम का ही है भाई, अपने पास से नहीं बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का तरीका था, आप कर लेना इसको। ठीक है, ठीक, फिर भी कहीं डाउट है तो देख लेना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट जी
इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 27 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ बीसी 1/3 कर दो, 9 आंसर आ गया, खत्म हो गया 1 आंसर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये मैंने पीछे समझाए थे आपको, सेंटर ऑफ ट्रायंगल समझा रहा था तब मैंने बताए थे। ये एबीसी है, ये मीडियन है, ये जो साइड है एडी ये माध्यिका है, यानी कि इसको बीसी साइड को बिल्कुल बीचों बीच काटेगी। ठीक है, ये दोनों हिस्से बराबर। इसी तरह से ये भी एक माध्यिका है जो एसी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसी तरह से ये भी एक माध्यिका है डीई एफ, ये इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। माध्यिका वो जो होती है जो सामने वाली भुजा के मिड में जाके टकराए। ठीक है, तो इसकी जो माध्यिका है ये जी बिंदु पर कट कर रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 27 है, तो बीजीसी का मुझे बताओ, बीजीसी ये वाली ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट यहाँ पे। तो बस मुझे बता दो ऐसी ऐसी कितनी ट्रायंगल बनती है, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, 3 बनी ना, तो टोटल के एरिया का 1/3 कर देना, आंसर आ जाएगा। बस ये देख लो ऐसी ऐसी कितनी बन रही है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में इसका एरिया पूछता, इसका इसका, तो मुझे बताओ ऐसी ऐसी कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, फिर 27 को 6 से भाग कर दो। बस ये कंसेप्ट है यहाँ का इसका। ठीक है, और ये जो होता है ना, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ध्यान रखना। जहां पर त्रिभुज की माध्यिका मिलती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड यानी कि केंद्र। ये क्वेश्चन भी याद रखना। इस एक का पूछे तो 6 से भाग, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बन रहे हैं। इसका पूरे का पूछा तो ऐसे ऐसे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल -5 हो और द्विघात समीकरण p(x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान हो, a की वैल्यू क्या होगी। इफ -5 इज रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब थोड़ा सा दिमाग शांत करो, बिल्कुल आसानी से प्यार से इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। 2x² माइनस में x माइनस के 15 इक्वल टू, ये दे रखे ना, 2x² प्लस के पी एक्स है भाई, 2x² प्लस के पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका एक रूट -5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं -5 पुट करता हूं तो ये आपकी सेटिस्फाई होगी, यानी कि 0 रिजल्ट। बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या बोला कि अगर इसका एक रूट -5 है, यानी कि x की वैल्यू -5 इसमें जैसी पुट करूंगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी तो इसका रूट हुआ। ठीक है, तो x को -5 पुट कर दो, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 माइनस के 15 इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, -5 इंटू ये करेंगे तो -5 भी, -15 इक्वल टू 0। 5 भी को उधर ले जाओ, ये इसमें से माइनस कर दो, 50 में से 15 35 हो गया, 5 भी उधर प्लस हो गया, 5 से ये काट दो, कितने पे घटा 7 पे। पी की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी आई, 7 आई। कोई दिक्कत इस बात में, पी की वैल्यू 7 आ गई तो कोई बात नहीं। पी की वैल्यू को यहाँ पे चिपका दो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, पी इंटू क्या इक्वेशन थी पहले लिख लेते हैं, दिस इज x² प्लस x प्लस के इक्वल टू, ठीक है, p इंटू x² प्लस x प्लस में k इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या लेनी है, 7, यहाँ पे 7 रख दो, तो ये बन गई 7x² प्लस में 7x प्लस में k इक्वल टू। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। अब आपको बता दें, ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के देखो ऊपर वाली से हमें मिला p और p की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक। तो कह रहा है कि अगर इसके रूट इक्वल हैं, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, तो x की जो वैल्यू तो निकाल लूंगा वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब भी x की वैल्यू इक्वल होती है तो उस स्क्वायर में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होता है। अब तुम कहोगे ए बी सी क्या है, देखो भाई ये जो लिखा हुआ है ना, ये a है, ये b है और ये c है, बस इसमें चिपका दो, आंसर आ जाएगा। b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए
इनटू में, ओ सॉरी ए लिख दिया भाई, इसकी वैल्यू 7 है ना भाई, ए की वैल्यू तो, और सी की वैल्यू कितनी है के, तो 49 माइनस 700 के 28 के, 700 के 28 के, इसको उधर ले जाओ, ये 49 इक्वल टू 28 के हो जाएगा, और के की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले आओ, 49 बटे में 28, 7 7 49, 700 के 28, 7/4 आंसर आ रहा है भाई के, दिख रहा है ऑप्शन 3 में दिख रहा है, ठीक है, आंसर ऑप्शन 3, क्लियर। तुक्का ही मारना पड़ जाए, टाइम कम रह जाए तो देखो दोनों सेम सेम सी दिख रही है, तो इसमें बस इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, तो 50% तुक्का मारा जा सकता है, ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एपी सीरीज से रिलेटेड, समांतर श्रेणी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है और इसके 10वां और 30वें पद का अनुपात 1:3 है, तो इस समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होगा। The sum of first 6 terms of an arithmetic progression is 42. The ratio of its 10th and 30th term is 1:3. The 13th term of the arithmetic progression is। अब देखो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लिखना शुरू करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी के 6 पदों का योग। सबसे पहले तो ये समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, s फॉर सम, n फॉर n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 इंटू ए होता है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू में डी होता है कॉमन। तो यहाँ पे बोल रहा है इसके प्रथम 6 पद यानी कि सम ऑफ 6 टर्म कितना होगा, n को 6 पुट कर, कोई दिक्कत है भाई किसी को? भाई 6 पदों का योग दे रहा है ना, कितना 42, 6 पदों का योग 42, 2 से काटा 3 पे कटा, 6 में से 1 गया 5, 3 से काटा 14 पे कटी, बस भाई आगे तो नहीं सोल्व हो रहा, मैंने इसको सोल्व कर दिया, जो दे रखा था वो मैंने लिख दिया, और लिख के मुझे क्या मिला वो मैंने लिख दिया, बस इतना ही मिला और कुछ मिल ही नहीं रहा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसके 10वें और 30वें पद का अनुपात 1:3 है। अब nth टर्म एपी की जो होती है, दिस इज a प्लस n-1, ठीक है भाई, nth टर्म, जैसे कि इसमें बोल रहा है 10वां पद, 10वां पद बोल रहा है ना, तो 10वां पद क्या होगा, a प्लस 10-1, n को 10 रखो, 10-1 क्या होगा 9, ठीक है भाई, 10वां पद मुझे मिला। और 30वां पद क्या होगा, तो 10वें पद में 9 बार डी आया, 30वें पद में 29 बार आएगा, बस ये बात ध्यान रख लेना, क्लियर है यहाँ तक। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म कोई पूछे एपी सीरीज का तो आपने ए बताना, सेकंड टर्म बताना है तो ए प्लस डी बताना है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, 10वां टर्म ए प्लस 9d, मैंने लिख के भी दिखाया, कौन सा टर्म है उससे एक कम बार डी बताना है, ठीक है क्लियर। तो ये आपको दे रखा है और कह रहे हैं इनका रेशियो 1:3 है, यानी कि ए प्लस 9d अपोन में ए प्लस 29d, ये आपको 1:3 दे रखा है, बस सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, 3 इंटू ए 3a प्लस 3 में 27d, ए प्लस 29, एक से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, इस ए को इधर ले आओ तो 2a, इसको उधर ले आओ 2d, इधर आके माइनस हो गया, ये भी उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ए डी को इधर ले आओ -d इक्वल टू, तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बना ली, क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन मेरे पास पहले थी, एक इक्वेशन मेरे पास बाद में आ गई, तो 2 इक्वेशन मेरे पास होगी भाई, एक ये और एक ये, दोनों को सोल्व कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं, और डी की क्यों निकालनी पड़ेगी, किसने पूछा समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, तो 13th टर्म क्या होगी, ए प्लस 12d, तो ये मुझसे पूछना चाह रहा है, तो मुझे ए और डी पता होंगे तभी तो बता पाऊंगा, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन से हम ए और डी निकालेंगे, अब कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ये 2a है, यहाँ पर a है, तो इस सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये सर्कल वाला इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है लिख लेते हैं, दिस इज 2a प्लस 5d इक्वल टू, मैंने उधर घुमा के लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 2a प्लस 5d 14 के बराबर है, मैंने लिख दिया। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये सेकंड इक्वेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ए 2a,
माइनस में, 2 × D 2D इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करूंगा तो ध्यान रखना ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, जब भी माइनस करते हैं तो नीचे के साइन बदल जाते हैं। 2 में से 2 ही गया, खत्म हो गया। 5A और 2D कितना बन गया, 7D। 14 में से 0 गए, 14। 7 से इसको काटा तो D की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी की वैल्यू 2 आ गई, तो मुझे बताओ A - 2 बराबर है 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू मिल गई डी की वैल्यू। क्यों भाई, कोई दिक्कत किस? भाई इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू 2 आ गई ना, ए की वैल्यू क्या आएगी, उधर जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसमें रख दो, ए की वैल्यू 2, 12 × 2 तो 2 + 12 = 24, 24 और 26, आंसर आ गया। ये पूछ रहा था, दिख रहा है कहीं 26 ऑप्शन 2 में। ठीक है, क्लियर है, ये करना था इसमें। और ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि आगे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो ले लेना भाई स्क्रीनशॉट। तो कैसी रही क्लास, बताना एक बार। हालांकि यहाँ तक बहुत कम बच्चे पहुंचे होंगे, ठीक है, पहले भाग भूग गए होंगे, तो कोई बात नहीं भाई, इसने यहाँ तक देखी, आपका धन्यवाद। और कैसा रहा इस क्लास को देख के, आपको कैसा लगा बताना मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।